नमस्कार साथियों, एपीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज देखेंगे साथियों करंट अफेयर हिंदी में सरकारी नौकरी वालों के लिए जरूरी है। एमसीक्यू देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और इसमें से आने की पूरी संभावना है 99%। और बहुत अच्छे से क्वेश्चन मैंने डाले हैं, इसमें 4-5 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका कंटेंट भी व्याख्या सहित है। एमसीक्यू देखेंगे। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करना है और नया आया हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना है। उसके बाद में हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार पुनः आपका एपीएम की क्लासेस पर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं क्लास पर, स्लाइड पर। तो इम्पोर्टेंट है, यानी करंट अफेयर पूछा जाता है, राष्ट्रीय पटवार वीडियो अन्य एग्जामों में भी पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन दिए रखा है, हाल ही में केंद्रीय विकास एवं कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस स्थान पर नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नक्शा के बारे में पूछा जाएगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आपको इसको पता होगा। यानी शिवराज सिंह चौहान तो कहाँ पे है? तो ये इसका आंसर क्या होगा, एक बार आप सोच लीजिए। रायसेन मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, रांची झारखंड, रायकेला झारखंड। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा सही आंसर इसका क्या होगा? तो आपको पता लग गया होगा इसका आंसर। इसका आंसर है ए, आंसर सही है। इन रायसेन मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ है? रायसेन मध्य प्रदेश के अंदर। अब नक्शा कार्यक्रम है, शुरुआत कैसे हुई, तो इसका पूरा डिटेल में जानेंगे हम, क्योंकि इसमें से अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इसमें हम पहले इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक बार वापस देख लीजिए। केंद्रीय विकास एवं कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के किस स्थान पर नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत की? शिवराज जी चौहान ने। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहला जिसमें व्याख्या दे रखी है, नक्शा कार्यक्रम की राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय, इसका फुल फॉर्म है नक्शा कार्यक्रम का, ये राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी प्रवास भू सुरक्षण नक्शा की फुल फॉर्म है। कार्यक्रम का शुभारंभ रायसेन, कहाँ पे किया? तो रायसेन झांसी मध्य प्रदेश में, किया गया। कब किया? तो ये डेट भी याद रखना है। तो कौन सी डेट है? तो ये डेट हो गई यानी 18 फरवरी 2025 को। तो ये आपको इसका ये भी समझ में आ गया होगा। ये इसकी फुल फॉर्म हिंदी में नक्शा की, और किन्होंने किया था? तो किन्होंने किया था? तो कृषि यानी केंद्रीय ग्रामीण विकास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान का नाम है। और कहाँ पे किया? तो रांची मध्य प्रदेश में किया। और कब किया? तो 18 फरवरी 2025 को किया था है। उसके बाद में देखते हैं नक्शा का इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में, तो देख लीजिए। नेशनल जियो स्पेशलिस्ट नॉलेजेबल बेस लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। तो इसका ये फुल फॉर्म हो गया कार्यक्रम। ये भी मैंने हिंदी में लिख लिया है, आराम से पढ़ के आप याद कर सकते हो, ये भी पूछने लायक है। तो इसमें आधुनिक भू स्थानिक एवं तकनीकी आधारित शहरी एवं भूमि संरक्षण पहल कार्यक्रम के तहत शहरी क्षेत्रों में ड्रोन से सर्वे होगा। यानी ड्रोन के माध्यम से वहां का नक्शा कार्य के तहत में सबको बीमा यानी पट्टा बना के देते हैं, भू स्वामित्व बना के दिया जाएगा, जो मार्केटिंग बोलते हैं, पट्टा बना के दिया गया था, जिसमें इसका नक्शा कार्यक्रम के तहत ये सम्मिलित निकाय है। इसका पायलट कार्यक्रम में भारत में 26 जिलों में हुआ था। भारत के 26 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है। और 152 शहर स्थानीय निकाय में भी शुरुआत किया गया है। कितने शहर हैं?
तो भारत में कितने राज्य में है? तो 26 राज्य हैं, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में और 152 शहरों में स्थानीय निकाय में किया गया है। 152 शहरी स्थानीय निकाय में शुरुआत की गई है। ये समझ में आ गया होता। भारत में राज्य कितने हैं? तो राज्य कितने हैं? तो राज्य 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 है। ये तो आपको पता ही होगा। और ये 26 में कर रखा है। उसके बाद में इसका उद्देश्य क्या था लाने का? नशा कार्यक्रम लाने का उद्देश्य क्या था? तो ये भी देख लेते हैं उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य क्या है ये भी देख लीजिए। उद्देश्य है, नक्शा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को डिजिटल करना, यानी इसका लेखा जोखा होगा वो डिजिटली होगा सब, और उसमें अद्यतन करना, और जिसमें संपत्ति स्वामित्व दस्तावेजों को पारदर्शिता एवं सटीकता एवं कुशलता सुनिश्चित की जा सके। यानी स्वामित्व दस्तावेज को डिजिटल करना, क्या करना? भूलेखों को डिजिटल करना था भूमि के नक्शा कार्यक्रम के माध्यम से, जिसमें सटीकता, पारदर्शिता आ जाए, कुशलता और सुनिश्चितता की जा सके। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। संचालन कौन करेगा इस कार्यक्रम का? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन करेगा इसका संचालन? कौन करेगा? नक्शा कार्यक्रम नक्शा कार्यक्रम है, इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखते हैं, इसमें से भारतीय सर्वेक्षण विभाग नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विस इंक, जिसमें NICSB के सहयोग से लागू किया गया है, यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेक्टर सर्विस इंक, इनको इस बार सहयोग से लागू किया गया है। उसके बाद में इसका वित्त पोषण, इसमें खर्च वगैरह कितना आएगा वो, तो इसमें अनुमानित लागत लगभग 194 करोड़ है। दिख रहा होगा 194 करोड़, जिसमें से पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तीय पोषित किया जाएगा। तो इसका फंड कौन देगा? तो भारत सरकार देगी। भारत सरकार देगी। कितना देगी? तो 1,94 करोड़। ये भी अनुमानित रहती है वित्त पोष है। इसमें से ये क्वेश्चन बनने लायक है। इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विस किंग, इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसका मंत्रालय संचालन कौन करेगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय नक्शा इसका कार्यक्रम करेगा। किसने लागू किया? तो ये भी आपने पढ़ लिया। हमें मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो कौन है? केंद्रीय ग्रामीण विकास कृषि कल्याण मंत्री है। उसके बाद में कहाँ पे शुभारंभ हुआ था? रायसेन झांसी मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? तो ये भी हमने देख लिया 18 फरवरी 2025 को। इसका फुल फॉर्म हमने देख लिया, ये आराम से आप याद कर सकते हो। और कितने राज्यों में हुआ है? तो 26 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से 152, इनमें से 152 शहरों में स्थानीय निकाय में शुरू किया गया है। इसका पूरे फैक्ट हमने आपको बता दिए हैं। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछने की पूरी संभावना है। ये पटवार में आ सकता है, वीडियो में आ सकता है, अन्य भी एग्जाम में किसी में पूछा जा सकता है। जो राष्ट्रीय करंट अफेयर पूछा जाता है तो उसमें पूछा जा सकता है। ये मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार और आप आराम से वीडियो को रोक के आराम से देख के इसका पूरा पढ़ सकते हो, लिख भी सकते हो और याद भी कर सकते हो, जो आपके काम का होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी भेजना। ये बहुत अच्छा कंटेंट है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट। हाल ही में आयोजित मरु महोत्सव 2025 की प्रतियोगिताओं में शामिल पुरस्कार विजेताओं में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? कौन सा युग्म असम्मिलित है? तो कौन सा युग्म असम्मिलित है? कौन सा युग्म असम्मिलित है? तो मिस्टर डेजर्ट धीरज पुरोहित, मिस कोमल सिद्ध और मिसेस जैसलमेर भावना गहलोत और मिस्टर पोखरण नरसिंह सोहान। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो ये आप इसमें से आपने सोच लो एक बार। उसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूं। तो आपने मेरे हिसाब से सोच लिया होगा
और इसमें से कौन सा सही होगा? तो ये तो मिस्टर डेजर्ट, ये धीरज पुरोहित है, ये सही है, पहले वाला सही है। दूसरा मिस मोहम्मद कोमल सिद्दीकी, तो ये भी सही है। मिसेस जैसलमेर, तो ये भी भावना गहलोत है, ये भी सही है आंसर इसका। तो इसका गलत आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये मिस पोखरण, मिस्टर पोखरण, तो ये नरसिंह स्वान नहीं है। नरसिंह स्वान किसके हैं? तो मुंश प्रतियोगिता में उन्होंने पदक लिया था। ये मिस जैसलमेर, मिस पोखरण, ये दूसरे हैं। तो ये उसके बारे में हम डिटेल में अभी जानेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी आंसर। तो ये आंसर हमारा गलत है, ये आंसर हमारा गलत है। अब इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। इसमें भी एक क्वेश्चन बनने की ऐसे मिलान करवा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कब क्या हुआ। तो ये इसकी स्लाइड है, इसमें देख लीजिए। जिसमें से व्याख्या, सबसे पहले व्याख्या देख लेते हैं। उसके बाद में मरु महोत्सव 2025 में हुआ था। ये लोक संस्कृति की परंपराओं के प्रतीक बन चुका है। जो विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव की वर्ष 2025 में संस्करण का आयोजन जैसलमेर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो जैसलमेर में हुआ था। और कब हुआ था? तो 9 से 12 फरवरी 2025 को हुआ था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मरु महोत्सव कहाँ पे हुआ था? जैसलमेर हुआ था, 9 से 12 फरवरी 2025 में हुआ था। ये डेट भी पूछी जा सकती है। और मरु महोत्सव 2020 संस्करण का आयोजन किया गया था। ये लोक संस्कृति परंपराओं के प्रतीक बन चुकी है, ये विश्व प्रसिद्ध मेरू। तो इसमें ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में ये 4 दिवसीय उत्सव, ये 4 दिवसीय उत्सव तथा राजस्थान पर्यटन विभाग जैसलमेर जिले, पर्यटन विभाग जैसलमेर जिला राजस्थान उत्सव किसने किया था? तो राजस्थान पर्यटन विभाग जैसलमेर जिले के प्रशासन द्वारा संचालित किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा किया गया था? तो ये राजस्थान पर्यटन विभाग जैसलमेर जिले के प्रशासन द्वारा संचालित किया गया था। तो ये भी आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद में इसकी प्रतियोगिताएं हुई थी। उसमें से किसका नंबर रहा था? तो इसमें मिस्टर डेजर्ट मरुश्री, जिसमें था धीरज पुरोहित जैसलमेर में। और मिस कोमल सिद्दीकी बीकानेर के। और मिस जैसलमेर भावना गहलोत जोधपुर की, ये भी जिला भी याद रखना जोधपुर। और मिस मोमल का जिला है बीकानेर। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में मुंशा प्रतियोगिता में कौन थे? तो नरसिंह स्वान थे, नरसिंह स्वान थे। और उसके बाद में मिस पोखरण कौन था? तो गोपाल सिंह था, मिस पोखरण गोपाल सिंह था। ये हमने क्वेश्चन पढ़ा अभी देखा था, उसमें गलत था। तो मिस पोखरण कौन है? तो ये गोपाल सिंह है, गोपाल सिंह। तो इसका ये आंसर हो गया, गोपाल सिंह था वहां पे। और मुंशा प्रतियोगिता नरसिंह स्वान थे, वो कौन से थे? मुंशा प्रतियोगिता के थे, मुंश प्रतियोगिता में भाग लिया था, उनमें विजेता थे। और मिस पोखरण में कौन सा था? अभिलाषा स्वान चिक्कर। मिस पोखरण और मिस्टर पोखरण, मिस पोखरण मिस्टर पोखरण दोनों अलग अलग है। एक में गोपाल सिंह है और मिस पोखरण में अभिलाषा चौधरी सीकर की है। कहाँ की है? सीकर जिले की है अभिलाषा चौधरी। तो ये भी इसमें से क्वेश्चन अपने की बहुत सब सकता है, ये भी आराम से आप बढ़िया से देख लीजिए। और ये मिस डिजर्ट, मिस मोमल, मिस जैसलमेर, मुंश प्रतियोगिता एंड मिस्टर पोखरण और मिस पोखरण, ये भावना गहलोत, नरसिंह स्वान, गोपाल सिंह और अभिलाषा चौधरी और कोमल सिद्दीकी और धीरज पुरोहित जैसलमेर के हैं, बीकानेर के, जोधपुर और चिकल। ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहाँ जैसलमेर में हुआ था, मैंने अच्छी तरह से समझा दिया। और आप स्लाइड पे देख रहे होंगे तो बढ़िया से एकदम समझ में आ गया होता है। इसमें से क्वेश्चन आए तो गलत हमारा नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। इसमें से 100% सही करना है। ये क्वेश्चन हमको देखने को मिले तो 99% सही होने की संभावना रखनी चाहिए। तो ये पूरा याद करना है। तो ये आपको मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कौन सी बार लागू किया गया? यानी हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कौन सी बार लागू किया गया? तो ये 10वीं बार,
12वीं बार, 11वीं बार या 9वीं बार, कितनी बार किया गया? ये भी सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से बन सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपने सोच लिया होगा, और इसका आंसर होगा कौन सा होगा? सी होगा, आंसर होगा इसका सी। तो इस ये कितनी बार लगा है? तो 11 बार लगा। कितनी बार? 11 बार। तो इसका आंसर हो गया सी, आंसर हो गया सी, आंसर हो गया। अब इसके डिटेल के बारे में जानते हैं, राष्ट्रपति शासन किन्होंने लगाया क्या है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये इसकी व्याख्या है, लंबे समय से जातीय हिंसा से प्रभावित देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू कर वहां की विधानसभा को निलंबित कर दिया गया। किसके कारण से किया था? जाति हिंसा के प्रभावित देश से पूर्व राज्य कौन सा है? तो मणिपुर है। और मणिपुर को कब? 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू करके वहां पर विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन थे? तो एन बीरेन सिंह थे। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये रहे एन बीरेन सिंह। और उसके बाद में एन बीरेन सिंह थे, और उसके पद में 9 फरवरी 2025 को इन्होंने त्याग पत्र देने के बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ये यहाँ पे इनको त्याग पत्र देने के बाद में राष्ट्रपति शासन लगाया था। 9 फरवरी 1925 को त्याग पत्र देने के बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और मणिपुर में 11 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। कितनी बार? 11 बार। ये नंबर पूछे जा सकते हैं कि मणिपुर में अभी बार कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो ये 11 बार लागू हुआ है। इसमें से 11 बार ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन का? तो 356। ये भी आपको समझ में आ गया। मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका भी पूछा जाता है। कहाँ पे लागू हुआ था? मणिपुर में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन कब हुआ था? 13 फरवरी 2025। इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, पूछ सकते हैं। तो ये स्लाइड भी, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और इसमें ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर करना, और भाई का सपोर्ट करना। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में एशिया के शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? यानी हाल ही में एशिया के शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 6 जीते, 4 जीते, 10 जीते या 8 जीते? तो कितने पदक जीते हैं? तो आपने पढ़ रखा होगा तो आपको याद होगा कितने पदक जीते हैं। यानी एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में हुई थी। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और बहुत ही डिटेल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी खेल से, ओपन से वगैरह बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आरपीएससी में वगैरह। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपने सोच रखा होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। यानी 8 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? तो 8 पदक जीते थे। तो इसका आंसर हो गया डी आंसर हो गया। इसमें से अभी देखेंगे स्वर्ण कितने हैं, रजक कितने हैं, और इसके बारे में पूरा डिटेल में अब नेक्स्ट स्लाइड पे जानेंगे। तो इसमें से हमारा क्वेश्चन ये भी गलत नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देख लेते हैं। तो ये है नेक्स्ट स्लाइड, एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में तो मेजबान शहर कौन सा था? तो कुवैत था। और ये शीर्ष स्थान किसका रहा? तो चीन का रहा। किसका रहा? चीन का रहा। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मेजबान शहर कौन सा था? कुवैत था। और शीर्ष स्थान कौन सा था? तो चीन का था। और एशियन शॉटगन चैंपियनशिप का हुआ तो 2024 में हुआ था। और भारत ने कितने पदक जीते थे? 8 पदक जीते थे, जिसमें से 1 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे। कितने पदक? 4 कांस्य पदक जीते थे। कुल कितने हो गए? कुल 8 पदक जीते हैं। तो ये स्वर्ण रजत नहीं पूछ सकते, कुल कितने भारत ने पदक जीते, तो ये डायरेक्ट पूछ सकता है 8 पदक जीते हैं। तो हमें याद करना है। तो 1 स्वर्ण हो गया, 3 रजत हो गए और 4 कांस्य हो गए। और कहाँ पे शीर्ष स्थान किसका रहा? तो चीन का रहा है। और मेजबान शहर कौन सा? कुवैत है। ये भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद में
इसमें स्पष्ट की में भारतीय निशानेबाजों के लिए पेरिस 2024 ओलंपिक में के लिए क्वालिफाइंग इवेंट के रूप में कार्य किया गया था। क्वालिफाइंग इवेंट के रूप में भी कार्य किया गया था। और इस प्रतियोगिता में महिला महिला स्कीट टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। तो कौन सी टीम ने जीता था? तो महिला स्कीट टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद में महिला स्कीट टीम ने गैनमत शेख, इसका नाम है टीम का, गैनमत शेख और महेश्वरी चौहान, ये नाम है। गैनमत शेख हो और महेश्वरी चौहान और रायजा डिंडोलो, ये नाम भी अटपटा याद करना। रायजला यही इतना रखना, रायजला और महेश्वरी और गामित शेख, ये आपके हिसाब से याद कर लेना। ये महिला स्कीट टीम के हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में है स्कीट शूटिंग के तात्पर्य में एक प्रतिस्पर्धी गतिविधियों की प्रतियोगी मितियों के लक्ष्य को तोड़ने का प्रयास करने के लिए शॉटगन का उपयोग करता है। किसके लिए? स्कीट शूटिंग के तात्पर्य पर प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में जहां प्रतियोगियों में मिट्टी की लक्ष्य को तोड़ने का प्रयास करने के लिए शॉटगन का प्रयोग करता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए एशियन शॉटगन चैंपियनशिप, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कितने पदक जीते? तो 8 पदक जीते भारत ने। और ये नाम वगैरह ये आपको इस स्लाइड पे आपको समझ में आ गया होता। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इसरो के GSAT 20N2 उपकरण का सफल परीक्षण किस प्रक्षेपण यान के द्वारा किया गया? किस प्रक्षेपण यान के द्वारा किया गया? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी पूछा जाता है। यह भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से बाद में फाल्गुन 9, SSLV D3, PSLV C-54 और 4SLUMK-3। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? आपने सोच लिया होगा। और इसका आंसर कौन सा होगा? तो हाल ही में इसरो के द्वारा GSAT 20 में कौन सा उपकरण के सफल प्रक्षेपण के लिए यान के द्वारा किया गया था? तो कौन सा था? तो ये ऑप्शन ए सही है, फाल्गुन 9 के द्वारा किया गया था। फाल्गुन 9 के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो गया ए, इसका आंसर हो गया ए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। व्याख्या है GSAT N2 इसरो के उपकरण तथा फाल्गुन 9 एलन मस्क की कंपनी है, जिसमें स्पेस एक्स के द्वारा रॉकेट बनाया गया था। और जिसमें से GSAT S, जिसमें से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। ये सैटेलाइट हाई स्पीड तथा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड डिजिटल वीडियो ऑडियो एंड ट्रांसमिशंस उपलब्ध करवाएगा। ये भी बढ़िया है। उसके बाद में हवाई जहाज के उड़ान के दौरान मोबाइल इंटरनेट की सुविधा भी मिलेगी। तो मोबाइल इंटरनेट की सुविधा भी मिलेगी। इस उपकरण का जीवन काल कितना है? तो 14 वर्ष तक है। 14 वर्ष तक इसका जीवन काल है। और ये किसके लिए बनाया? डिजिटल वीडियो ऑडियो और ट्रांसमिशंस उपलब्ध करवाने के लिए। और मोबाइल इंटरनेट की सुविधा भी मिलेगी। उड़ान हवाई जहाज में उड़ान के दौरान। और ये कौन सा था? फाल्गुन 9 के द्वारा प्रक्षेपण यान इसरो ने बनाया था। किसकी कंपनी ने बनाया था? एलन मस्क की कंपनी ने बनाया था। स्पेस एक्स का रॉकेट में ये, और कहां पे किया था? GOT में स्थापित किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको समझ में आ गया होगा। हम देख लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये
आपने पढ़ लिया है, एक बार वापस पुनः से देख लीजिए। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे। और ये वीडियो जो ये प्रश्न हमने जो कितने करवाए हैं, 4-5 क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डिटेल बहुत हमने अच्छे से देखी है और ये आपको भी समझ में आ गया होगा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है और भाई का चैनल को सब्सक्राइब करना है और सपोर्ट करना है। और वंदे मातरम, जय हिंद।